हेलो स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल सक्सेस विद में हार्दिक स्वागत है। फ्रेंड्स, आज आपके सामने मैं एक नया चैप्टर लेके प्रस्तुत हूँ। अध्याय 14 प्राकृतिक संपदा नेचुरल रिसोर्सेज। तो फ्रेंड्स, इससे पहले मैंने हम बीमार क्यों होते हैं ये चैप्टर आपका करवाया था, चैप्टर 13। जिस किसी ने भी वो नहीं देखा है तो मेरे पहले वाले वीडियो में जाकर देख लें। प्ले लिस्ट में जाएँ, चैनल में जाएँ सक्सेस विद में, और वहाँ पर यानी कि उस प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं उसको। तो चलने से पहले आप सभी से निवेदन है कि वीडियो को अंत तक देखें ताकि जो भी कॉन्सेप्ट बताया जाए वो आपकी समझ में आ जाए। तो चलते हैं प्राकृतिक संपदा नेचुरल रिसोर्सेज। यानी नेचुरल रिसोर्सेज है क्या, प्राकृतिक संपदा होती क्या है, सबसे पहले हम ये देखें। यानी प्रकृति में जो चीज़ स्वयं उत्पन्न, जो चीज़ स्वयं है, या प्रकृति में जो चीज़ जो है अपने आप ही स्थित है, उसे हम प्राकृतिक संपदा कहते हैं। जैसे जंगल प्रकृति ने अपने आप ही बनाया है, ठीक है। पानी, नदियाँ, ये प्रकृति ने अपने आप ही बनाया है। वायु प्रकृति में अपने आप ही है। अर्थात मेरे कहने का अर्थ है कि जो मैन मेड नहीं है, जो मानव द्वारा निर्मित नहीं है, जो प्राकृतिक है, आर्टिफिशियल नहीं है, मानव ने नहीं बनाया है, जो स्वयं पृथ्वी ने बनाया है, स्वयं ईश्वर ने जो बनाया है, वो प्राकृतिक संपदा है, जिसके तहत जल, जंगल, वायु ये सभी आते हैं, नदियाँ, ठीक है। तो चलेंगे हम आपके इसमें। देखिए, पृथ्वी पर ये संपदा कौन कौन सी हैं, ध्यान दीजिए। पृथ्वी पर ये संपदा कौन कौन सी हैं। ये संपदा पृथ्वी में स्थल यानी भूमि, जल और वायु है, ठीक है। पृथ्वी के सबसे बाहरी परत को स्थल मंडल कहते हैं। जो पूरी पृथ्वी है, आपकी अर्थ है, यानी कि उसके जो सबसे बाहरी परत है उसको स्थल मंडल कहते हैं। और पृथ्वी के 75% भाग में जल है, ध्यान दीजिएगा। केवल 25% यानी कि लैंड है पृथ्वी में, और 75% भाग में उसके पृथ्वी के जल भरा हुआ है, ठीक है। चाहे समुद्र के रूप में देखें आप, है ना। यह भूमिगत जल के रूप में भी पाया जा सकता है, ठीक है। इन सभी को जलमंडल कहते हैं, ठीक है। वो सभी किसके अंतर्गत आ गए, जलमंडल। वायु जो पूरी पृथ्वी को कंबल के समान ढके हुए, जैसे कंबल होता है हम सोते हैं वैसे ढकते हैं, वैसे ही इस पूरी पृथ्वी को, पृथ्वी जो है आपका, है ना, एक वो अंडाकार है, तो इस पूरी पृथ्वी को कंबल की तरह लपेटे हुए, जैसे हम अपने को सोते हुए लपेटते हैं वैसे पृथ्वी को लपेटे हुआ है कंबल की तरह। वो कौन है, वायु है। वायु ने पूरी पृथ्वी को कंबल की तरह लपेटा हुआ है, ढका हुआ है, और उसे ही हम क्या कहते हैं, वायुमंडल कहते हैं। इस वायुमंडल का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, आप आगे चलकर हम इसमें डिस्कस करेंगे। अब जीवित पदार्थ वहीं पाए जाते हैं, ध्यान दीजिए। जीवित पदार्थ वहीं पाए जाते हैं जहां ये तीनों अवयव स्थित होते हैं, ठीक है। जीवित पदार्थ यानी कि मानव, पेड़ पौधे, ठीक है, जीव जंतु, वहीं पाए जाएंगे जहां ये तीनों चीज स्थित होंगी। कौन तीनों चीज होंगी, भूमि भी होगा, जल भी होगा, वायु भी होगा, ठीक है। जीवन को आश्रय देने वाला पृथ्वी का यह घेरा, ठीक है। जीवन को आश्रय देने वाला पृथ्वी का यह घेरा जहां वायुमंडल, स्थलमंडल तथा जलमंडल एक दूसरे से मिलकर जीवन को संभव बनाते हैं, उसे जीवमंडल या जैवमंडल के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो जैवमंडल है क्या, तो जैवमंडल बराबर जलमंडल प्लस स्थलमंडल प्लस वायुमंडल बराबर जैवमंडल। तीनों के मिलकर जैवमंडल का निर्माण हो रहा है, क्योंकि इसी जैवमंडल में जीवित पदार्थ पाए जाएंगे, है ना। तो जीवित पदार्थों को जीने के लिए तीन चीज जरूरी चाहिए, भूमि, जल, वायु, ठीक है। सजीव जीवमंडल के जैविक घटक होते हैं, और जो निर्जीव होते हैं वो जैवमंडल के अजैविक घटक होते हैं। यानी कि जो अजैविक घटक के अंतर्गत वायु, जल और मृदा आती हैं, ठीक है। तो आपको मैं इस पूरे चित्र को, पूरे जो कॉन्सेप्ट को एक रेखा चित्र के माध्यम से आपको समझाता हूँ। तो देखिए रेखा चित्र में, तो आप ये देखिए रेखा चित्र में आप देख रहे हैं, ये देख रहे हैं, ये जैवमंडल है, ठीक है। तो जैवमंडल आपका जलमंडल, ये जल है आपका। स्थलमंडल ये भूमि है आपकी, यहाँ पेड़ पौधे आप देख रहे हैं, है ना। ये जलमंडल यानी कि जल है, समुद्र लगा लीजिए इसको। और ये वायुमंडल है, देखो वायु ऊपर, है ना। तो वायुमंडल प्लस जलमंडल प्लस स्थलमंडल, ये तीनों से मिलकर किसका निर्माण हुआ है, जैवमंडल का निर्माण हुआ है। आप यहाँ देखिए, जलमंडल प्लस स्थलमंडल प्लस वायुमंडल बराबर जीवमंडल या जैवमंडल, ठीक है। तो इसी जैवमंडल में जीवन संभव है, इसी जैवमंडल में यानी कि सजीव रहते हैं। सजीवों को रहने के लिए तीनों मंडलों की आवश्यकता होती है, ठीक है। जल की भी आवश्यकता होती है, वायु की भी आवश्यकता होती है, और भूमि की भी आवश्यकता होती है। तो जीवमंडल को पुनः हमने दो भागों में विभाजित किया। देखिए, इसके अंतर्गत दो घटक होते हैं जीवमंडल के, एक जैविक घटक और एक अजैविक घटक, ठीक है। जैविक घटक जिनमें जीवन है, जिनमें प्राण है, जिनमें सांस है, सजीव आते हैं इसमें, ठीक है, जैसे पेड़, ठीक है, मनुष्य हो गया, जानवर हो गया। अजैविक घटक और मीन्स नहीं, जैव माने जिनमें जीवन नहीं है, ऐसे घटक जिनमें जीवन नहीं है, जो निर्जीव हैं, जैसे वायु, जल और मृदा। तो आप देख रहे होंगे, तो ये था इसका सिंपल सा एक रेखा चित्र के द्वारा मैंने आपको समझा दिया कि जीवमंडल क्या है, जलमंडल क्या है, स्थलमंडल क्या है और वायुमंडल क्या है। तो फ्रेंड्स, चलते हैं हम आपका अगला जो टॉपिक आप देख रहे हैं
1.4.1 जीवन की श्वास यानी वायु। ठीक है, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है आपका जीवन की जो श्वास है वायु। ठीक है, तो वायु बहुत सी गैसों से मिलकर बना होता है। कौन कौन से हैं? जैसे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर्स। इसके अतिरिक्त अन्य भी गैसें इसमें शामिल है, लेकिन ये प्रमुख हैं आपकी। ध्यान दीजिए यहाँ पर, देखिए नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर। ठीक है, वायुमंडल में सबसे अधिक जो है नाइट्रोजन पाया जाता है जो 78% है, ऑक्सीजन 21%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% पाया जाता है और वाटर वेपर भी पाया जाता है। ठीक है, तो वायु के जो में बहुत सी गैसों से मिलकर बनी है, ये गैस आपकी नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर है। ठीक है, तो ये जानना बहुत ज़रूरी है कि जो जीवन है, पृथ्वी पर जीवन जो है वायु के घटकों का परिणाम है। शुक्र तथा मंगल जैसे ग्रहों जहाँ कोई जीवन नहीं है, वायुमंडल का प्रमुख घटक, मुख्य घटक वहाँ कार्बन डाइऑक्साइड है। ठीक है, जबकि हमें जीवन के लिए क्या चाहिए भाई? कार्बन डाइऑक्साइड, जलवाष्प, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन सभी गैसें होनी चाहिए। ठीक है, लेकिन शुक्र और मंगल जहाँ जैसे ग्रहों में जहाँ कोई जीवन नहीं है वायुमंडल का कोई भी, वहाँ वायुमंडल का प्रमुख घटक जो है वहाँ पर केवल कार्बन डाइऑक्साइड है। वास्तव में शुक्र तथा मंगल ग्रहों के वायुमंडल में 95 से लेकर 97% तक कार्बन डाइऑक्साइड पाई जाती है। ठीक है, तो आगे हम चलते हैं। यूकैरियोटिक कोशिकाएं और बहुत सी प्री कैरियोटिक कोशिकाओं को ग्लूकोज अणुओं को तोड़ने तथा उनसे ऊर्जा प्राप्त करने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो जैसे ग्लूकोज का एक सूत्र होता है C6H12O6, अगर उसमें ऑक्सीजन की क्रिया करेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2 प्लस ऊर्जा उत्पन्न करेगा। ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ पर कह रहा है कि ग्लूकोज के अणुओं को तोड़ने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। ठीक है, इसके परिणाम स्वरूप कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होता है, कार्बन डाइऑक्साइड की उत्पत्ति होती है। दूसरी प्रक्रिया की अगर हम बात करें जिसके परिणाम स्वरूप ऑक्सीजन की खपत होती है और कार्बन डाइऑक्साइड का उत्पादन होता है, तो दहन की क्रिया है, इसे दहन की क्रिया कहते हैं। देखिए कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में 0.03% पाया जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड जो है दो विधियों से वायुमंडल में स्थिर होती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है आपकी दो विधियों से स्थिर होती है। पहली विधि है आपकी, हरे पेड़ पौधे सूर्य की किरणों की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड को ग्लूकोज में बदल देते हैं। ठीक है, तो हरे पेड़ पौधे क्या करते हैं? वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, जमीन से पानी लेते हैं और सूर्य के प्रकाश में या सूर्य की रोशनी में कार्बन डाइऑक्साइड जो है 6CO2 प्लस 12H2 यानी ऑक्सीजन जो कार्बन डाइऑक्साइड जो है जल से क्रिया करके किसका निर्माण कर देता है? ग्लूकोज का निर्माण कर देता है। तो यानी कि यहाँ पर जो कार्बन डाइऑक्साइड थी वो किस में चेंज होगी? ग्लूकोज में बदल गई। ठीक है, उसके बाद दूसरा, बहुत से समुद्री जंतु समुद्री जल में घुले कार्बोनेट से अपने कवच बनाते हैं। तो यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड किस में चेंज हो गया? कार्बोनेट में। किसने किया? समुद्री जंतुओं ने। ठीक है, उन्होंने कैसे किया? जो समुद्री जल में घुले कार्बोनेट से अपने कवच बनाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को किस में चेंज कर दिया? उन्होंने कार्बोनेट में चेंज कर दिया। ठीक है, तो चलते हैं फ्रेंड्स अगले टॉपिक में। 14.1.1 जलवायु के नियंत्रण में वायुमंडल की क्या भूमिका है? चूंकि हम पहले जान चुके हैं कि वायुमंडल पृथ्वी को कंबल के समान ढके हुए है, हम जानते हैं कि वायु जो है ऊष्मा का कुचालक है। कुचालक का मतलब यानी कि विरोध करने वाला। एक सुचालक होता है, एक कुचालक होता है। कुचालक माने विरोध करने वाला। ठीक है, तो वायुमंडल पृथ्वी की औसत तापमान को दिन के समय और यहाँ तक कि पूरे वर्ष भर लगभग एक समान रखता है। ठीक है, वायुमंडल दिन में तापमान को अचानक बढ़ने से भी रोकता है और रात के समय ऊष्मा को बाहर अंतरिक्ष में जाने की दर को भी कम करता है। तो देखिए वायुमंडल का कितना महत्वपूर्ण रोल है, इसको मैं आपको एक रेखा चित्र से समझाता हूँ। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख रहे हैं रेखा चित्र में ये वायुमंडल है। देखिए वायु ऊष्मा का कुचालक है नंबर 1, पृथ्वी के औसत तापमान को दिन के समय और पूरे वर्ष भी ये कांस्टेंट रखता है, उसको नियत रखता है। ठीक है, दिन में तापमान को अचानक बढ़ने से रोकता है, रात में ऊष्मा को बाहरी अंतरिक्ष में जाने की दर को कम करता है। अगर वायुमंडल नहीं होता तो हमारा जो पृथ्वी है वो या तो बहुत ही ठंडी होती या फिर बहुत ही गर्म बनी रहती। ठीक है, तो वायुमंडल से ही जो है इसका टेम्परेचर जो है कंट्रोल हो रहा है। ठीक है, इसका तापमान कंट्रोल हो रहा है, ज़्यादा गर्म हो रही है ना ज़्यादा ठंडी हो रही है, जिससे हमारा जीवन आसानी से बीत रहा है। आप देखिए चंद्रमा के बारे में आप सोचिए, चंद्रमा में क्या होता है कि वहाँ कोई वायुमंडल है नहीं। ठीक है, तो सूर्य से लगभग उतनी ही दूरी है चंद्रमा की जितनी पृथ्वी की। ठीक है, तो इसके बावजूद चंद्रमा की सतह जहाँ वायुमंडल बिल्कुल नहीं है, ध्यान दीजिए चंद्रमा में वायुमंडल नहीं है और वहाँ पर तापमान देखिए -190 डिग्री सेंटीग्रेड से 110 डिग्री सेंटीग्रेड के मध्य रहता है। कितना लो टेम्परेचर और कितना हाई टेम्परेचर है, जिसमें जीवन जीना दूभर है, जीवन वहाँ हो ही नहीं सकता। तो यानी कि आप देखिए, तो ये मेरे कहने का अर्थ है कि अगर वायुमंडल हो, वायुमंडल के कारण ही हमारा जीवन बचा हुआ है। वायुमंडल नहीं होता तो जीवन संभव नहीं होता। तो फ्रेंड्स मिलते हैं आपको अगले वीडियो में। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर कीजिएगा और बेल को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको समय से नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।